नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां पे मैं बात करने वाला हूं टाटा की नेक्सॉन ईवी मैक्स के बारे में। मैक्स भी नहीं है ये, प्राइम भी नहीं है, ये एक्चुअली टाटा की नेक्सॉन डॉट ईवी है। टाटा सब अपनी गाड़ियों को जो है ईवी गाड़ियां जो है उनको ऐसे ही नाम देगा, नेक्सॉन डॉट ईवी, टियागो डॉट ईवी, टिगोर डॉट ईवी, और कुछ टाइम में पंच ईवी आ जाएगा। पंच ईवी जो है वो भी आ जाएगा। ये बुरे बुरे चुटकुले मार के आप जो वीडियो छोड़ के मैं चल जाना, मैं आपको बहुत ही काम की बात बताने वाला हूँ इस गाड़ी के बारे में। क्या चीज़ें अच्छी लग रही है, क्या चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है, कौन से चेंजेस हुए हैं, कौन से चेंजेस डेफिनेटली टाटा को करने थे बट उन्होंने नहीं किए हैं। हर एक चीज़ की डिटेल में बात कर लेते हैं। लगभग 200 किलोमीटर चलाने का मुझे इरादा है इस गाड़ी का। 200 किलोमीटर में बैटरी ख़त्म नहीं हो जाएगी, बट मेरे पास टाइम ही उतना ही है। आओ चलते हैं। सबसे पहले रियर से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जो है नेक्सॉन डॉट ईवी जो है वो यहाँ लिखा आता है, और ये जो लाइट है ऑल द वे कनेक्टेड है। जी हाँ, इनफैक्ट अगर आप जलाते हैं, मतलब अनलॉक करते हैं, लॉक करते हैं, तो इसमें एक एनिमेशन जो है वो रन होता है और उसके बाद लाइट जो है ग्लो कर जाती है। रात में बेहतरीन सुंदर लगता है। सिमिलर एनिमेशन आगे होता है जो मैं अभी आपको दिखा दूंगा, बट यहाँ पे जो है बहुत ही सुंदर दिखने वाली कनेक्टेड लाइट जरूर दे दी गई है। अगेन ये और एटो 3 से जो है काफ़ी सिमिलरिटी मुझे देती हुई नजर आती है। मैंने वॉकअराउंड वाले वीडियो में भी कहा था। उसके बाद में यहाँ पे एक कैमरा है और पीछे जो है 2 पार्किंग सेंसर्स है। यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मुझे हाईलाइट करनी हो, जो मुझे अच्छी या बुरी लगी हो। एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया था रेगुलर नेक्सॉन वाली वीडियो में भी, कि वाइपर जो है वो बहुत ही नीटली यहाँ पे कंसील किया गया है। मतलब इतना नीटली किया गया है कि मैं आपको दिखाने के लिए भी मतलब मैं पकड़ ढंग से नहीं पा रहा हूँ। बट ये वाइपर और जो रियर डिफॉगर है ये लोअर ट्रिम में नहीं आते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको इसी ट्रिम में देखने को मिलेंगे। जो टॉप एंड है उसी में देखने को मिलेंगे। टॉप एंड नहीं, मतलब टॉप एंड से नीचे वाले में देखने को मिलेंगे, जो सबसे बेस है उसमें देखने को नहीं मिलेंगे। आगे आ जाओ। फ्रंट में जो है सिचुएशन सिमिलर सी है। मतलब जो कनेक्टेड लाइट थी वो यहाँ पे भी कैरी की जाती है। जी हाँ, अनलाइक नेक्सॉन पेट्रोल डीजल, यहाँ पे कनेक्टेड डीआरएल जो है वो आपको दी गई है। अगर मैं अनलॉक करूँगा तो आप देखेंगे ये जो साइड में जली वो डीआरएल जो है इंडिकेटर बन के जली, और ये जो बीच वाला पार्ट है ये आपके पास में 2 काम करता है। एक तो ये डीआरएल के रूप में जल ही रहा है जो मैंने आपको दिखाई दिया। दूसरा, जब गाड़ी चार्ज हो रही होती है तो ये एक्चुअली बताता है कि कितनी चार्ज हो गई है। जितना ये भरा हुआ है उतनी चार्ज हो गई है। अगर 10% भरा हुआ तो 10% चार्ज है, और 80% भरा हुआ तो 80% चार्ज गाड़ी हो गई है, जो कि एक्चुअली बहुत ही क्लेवर और बहुत ही अच्छा यूज़ जो है टाटा ने इस चीज़ का किया है। और शायद यही एक रीज़न है कि नेक्सॉन आइस या डीजल पेट्रोल में अगर ये नहीं आता है तो वहाँ उसका ज़्यादा काम नहीं होता अपार्ट फ्रॉम डीआरएल, जो कि एक्चुअली ये वाली भी सुंदर ही लगती है। सुंदर से याद आया कि ये वाली जो ग्रिल है ये मुझे ज़्यादा बेटर लगती है नेक्सॉन पेट्रोल डीजल से, जो कि एक नई चीज़ और है। पूरी ऑल वे जो ग्रिल है वो थोड़ी सी ज़्यादा बेटर लगती है। एंड ऑल्सो यहाँ पे आप जो है फ्रंट पार्किंग सेंसर देख पा रहे हैं। फ्रंट पार्किंग सेंसर 2 ही दिए गए, उतने ज़्यादा काम के नहीं है, बट फिर भी नहीं होने से थोड़ा तो बेटर ही है। एक और चीज़ आप ये देख लो, टाटा का ये लोगो, कई लोगों को प्रॉब्लम है टाटा के इस लोगो से। वो बोलते हैं टाटा को लोगो बदल देना चाहिए। टाटा ने अपनी ईवी की ओवरऑल ब्रांड आइडेंटिटी थोड़ी चेंज की है। टाटा ईवी जिस हिसाब से वो लिखते हैं ब्लैक कलर में वाइट फ़ॉन्ट में, लोगो जो है चेंज नहीं कर रहे हैं। मेरा क्या ओपिनियन है, मुझे ऐसा कोई खास प्रॉब्लम है नहीं इस लोगों से। अगर चेंज कर दे तो भी मैं नाराज़ नहीं होऊंगा। उसके बाद में साइड से बात करते हैं। साइड में आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने के लिए लाया हूँ। सबसे पहले तो जो ऊपर आप रूफ रेल देख पा रहे हो ये लोअर ट्रिम में नहीं आती है, तो थोड़ी सी छोटी लगती है। वो एक्चुअली काफ़ी अजीब सी लगती है। काफ़ी टाइम हो गया हमने बिना रूफ रेल की गाड़ियाँ देखी नहीं है इतनी, तो वो थोड़ा सा अजीब सा जो है लगता है अगर आप वेरिएंट देखेंगे तो। उसके बाद में ये जो टायर और व्हील आप देख पा रहे हैं, ये आप चाहे लोअर वेरिएंट लो चाहे टॉप एंड लो सेम ही मिलेंगे, जो कि एक अच्छी चीज़ है। लेकिन 2 बैटरी ऑप्शन आपको मिलते हैं, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज जो है वही 40.5 किलोवाट आवर की बैटरी पैक है, और मीडियम रेंज जो 30 के आसपास का आता था, 30.3 या 30.2 किलोवाट आवर वाला जो है वो रहे। बैटरी पैक में कोई चेंज नहीं है। एक चेंज है जिसके बारे में बात करूँगा, लेकिन जो लॉन्ग रेंज है उसमें जो बैटरी पैक है वो क्योंकि बड़ा है तो उसकी वजह से उसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है। 190 mm जो है लॉन्ग रेंज वाली की, यानी टॉप एंड में जो ज़्यादा चलने वाला बैटरी पैक आएगा उसकी है। लेकिन जो मीडियम रेंज है उसकी ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm है। जैसे ये नीचे आपको लटकता हुआ दिख रहा है, दिखेगा वो भी, बट वो प्रैक्टिकली 15 mm जो है थोड़ा सा बेटर ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में वो वेरिएंट आएगा। ये एकमात्र फ़र्क नहीं है लॉन्ग और मीडियम रेंज में, मतलब बैटरी का फ़र्क है और ग्राउंड क्लियरेंस का फ़र्क है। उसके अलावा भी कुछ चीज़ों का फ़र्क है। आओ पेश है ईवी मोटर। कई लोगों का पूछना था कि यहाँ पे फ्रंक आता है क्या? फ्रंक नहीं आता है। यहाँ पे एक प्रॉपर कवरिंग जो है वो दी गई है, और साथ ही में जो है बाकी कंपोनेंट से किसी भी प्रकार की कोई रखने की चीज़ यहाँ पे नहीं दी गई है। लेकिन जो मोटर यहाँ पे लगी है उसमें बदलाव किया गया है। मतलब जो मोटर व्हील्स को चलाती है उसमें बदलाव किया गया है। क्या बदलाव है? एक तो वो 20 kg लाइटर हुई है, जो कि एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है वजन के हिसाब से। 20 किलो कम कर देना बहुत ही अच्छी बात है। और उसके ऑब्वियसली पावर फिगर्स वगैरह बदले होंगे। पावर बड़ी नहीं है, इनफैक्ट कम हुई है पावर थोड़ी बहुत। 106 किलोवाट जो है वो ये वाली लॉन्ग रेंज वाली मोटर के साथ में, और जो 106 किलोवाट का मतलब लफरी हो गया क्या, 140 PS 140 HP 142 HP समथिंग हो गया। और 90 किलोवाट जो है वो आपको मीडियम रेंज वाले के साथ मिलता है। लेकिन टॉर्क दोनों का सेम है। टॉर्क दोनों का जो है 215 Nm मिलता है। पुरानी वाली में आई थिंक 265 तक जाता था।
लेकिन पुराने वाली के साथ में एक प्रॉब्लम भी थी, आपको पता है जब इनिशियली नेक्सॉन ईवी आई थी तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट टॉर्क और बहुत ज़्यादा व्हील स्पिनिंग वगैरह सब चीज़ें होती थी। उसकी बात मैं अभी ड्राइव करते वक्त करूँगा कि वो चीज़ें होती या नहीं होती, बट हाँ यहाँ पे जो है आपको ये नीट एंड क्लीन सेटअप है, कुछ भी ऐसे इसमें बात करने लायक ज़्यादा चीज़ें दी नहीं है। बात करने लायक चीज़ जो है वो एक्चुअली इसके पीछे है, वो है ये है वाइपर। जी हाँ, यहाँ पे जो है ये जिस तरीके का वाइपर आप देख रहे हो एक्चुअली अच्छी क्वालिटी का वाइपर है, लेकिन ये वाइपर जो है आपको टॉप वेरिएंट में मिलता है। लोअर वेरिएंट में वाइपर थोड़े से अलग मिलेंगे, थोड़े से लो क्वालिटी के मिलेंगे, जो कि थोड़े से एक्सपोज भी दिखते हैं। बट इससे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे दिखानी थी आपको ये कि वाइपर जो है यहाँ टच होते हैं, ये यहाँ पे टच होने वाले वाइपर जो है, देखो प्रॉब्लम क्या है इससे मैं बताता हूँ आपको सिंपल सा। मेरा ऐसा कोई नुक्स निकालने का कोई मतलब ऐसा जानबूझ के मन नहीं करता है, बट अगर आपकी सोसाइटी में कोई बंदा आके रेगुलरली गाड़ी क्लीन करके जाता है और वो वाइपर जो है ऐसे करके साफ़ करता है कांच को, तो प्लीज़ उससे मना कर दें, या यहाँ पे आप किसी तरीके का PPF है कुछ लगवा लें, क्योंकि ये धीरे धीरे यहाँ से पेंट उतर जाएगा और जंग लगना शुरू हो जाएगा। ये पॉइंट है मेरी बात बताने का। उससे पहले टाटा अगर इसको थोड़ा सा सही कर दे, वैसे भी ये बाहर ही निकलता है, थोड़ा और बाहर निकल जाएगा और टच नहीं होगा तो ज़्यादा बेटर चीज़ ही हो जाएगी। एनीवे उसके बाद में क्योंकि वाइपर चेंज है तो ये भी ध्यान दें कि यहाँ पे लोअर वेरिएंट में आपको किसी भी तरीके का रेन सेंसिंग वाइपर का मॉड्यूल जो है, रेन सेंसर जो है वो नहीं मिलेगा। अंदर आते हैं, अब बात कर लेते हैं सीट के बारे में। वैसे तो ड्राइवर सीट और पैसेंजर सीट सेम ही है, लेकिन मैं बैठ के यहाँ पे बात पूरी दोनों सीटों की कर लेता हूँ। जो ओवरऑल सीट्स है फ्रंट रो में वो बहुत बढ़िया है। मतलब ये सीट्स जो हैं वो जब मैं पहली बार बैठा था तो मुझे फील हुआ था कहीं ये छोटी लग रही है, अंदर से दब रहा हूँ मैं, यहाँ से छोटी लग रही है, अलग अलग चीज़ें थी। बट 5 फुट 8 इंच की मेरी हाइट है और मुझे ये सीट बेहतरीन लगी है, कोई भी इशू नहीं लगा है। हाँ मैंने बहुत ज़्यादा लंबा इसमें नहीं बैठा हूँ, मैं 2 घंटे ही लगातार बैठा हूँ, ज़्यादा नहीं बैठा हूँ, बट फिर भी आई कैन से दिस इज़ अ वेरी गुड सीट इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट। बहुत ही बढ़िया कुशनिंग वगैरह दी गई है। सिर्फ टॉप एंड में आपको ये वेंटिलेटेड सीट विद कुशनिंग वगैरह मिल रही है, लोअर एंड में जो है आपको फैब्रिक सीट्स मिलने वाली है, बट आई थिंक वो भी इतना कुछ भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ उनमें नहीं होनी चाहिए। कुछ अच्छे टचेस के बारे में जो कलर कॉम्बिनेशन चूज़ किया गया जो कि आपको मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट उसका स्टिचिंग और वो सब चीज़ें बहुत बढ़िया है। यहाँ पे ये जो चीज़ दी गई है ये ग्लॉसी फिनिश में दी गई थी डीजल पेट्रोल में, बट यहाँ पे जो है ब्रश एल्यूमिनियम टाइप में दी गई, जो कि अगेन बढ़िया लगता है, कोई इशूज़ में नहीं है। एक प्रॉब्लम है जो ये पीछे कुत्ते आ गए हैं तो उनकी वजह से अलार्म बजता है। अभी गाड़ी खड़ी है पार्क मोड में, क्यों बजाने की ज़रूरत है अलार्म, फिर भी गाड़ी में बजते हैं, पता नहीं क्यों। अनलेस आप जो है बंद कर दो सीसीटीवी तो शायद ना बजे, या पता नहीं वो नज़दीक आ जाए तो बजने लग जाए। बट हाँ मैं ये बता रहा था कि इसमें जो है सीट हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलता है को पैसेंजर को, जो कि एक्चुअली डीजल और पेट्रोल में मिलता था टॉप एंड में, बट यहाँ पे जो है वो चीज़ मिस कर दी जाती है, जानबूझ के टाटा ने नहीं दी है। उसके अलावा सीट में जो है सच कोई भी इशू जो है मुझे नहीं है। आपको ड्राइवर को मिलता है सीट हाइट एडजस्टमेंट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी आप चिंता जो है वो ना करें। आप ऊँचा उठ के बैठना चाहें तो भी कोई इशू ऐसा है नहीं। ओके जी, तो यहाँ से अब मैं आपको बताता हूँ ओवरऑल चीज़ें जो ड्राइवर को मिलती है या जिस तरीके के फीचर्स गाड़ी में मिलते हैं उन सब की बात कर लेते हैं यहाँ पे एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील जिस तरीके से फिनिश में आता है बहुत सुंदर लगता है भाई, क्या मतलब ऐसा मज़ेदार फिनिश है इसकी। प्रॉब्लम हालांकि जो है वो बाकी रह जाती है कि ये बटन और ये क्रूज कंट्रोल बटन एक्सीडेंटली दबते रहते हैं। फॉर सम रीज़न ये बटन ज़्यादा दबता है, पता नहीं क्यों, बट ये बटन कम दबता है। बट ये एक प्रॉब्लम है जो कि बताती है कि टाटा ने जो है प्रॉपर R&D डेफिनेटली इसके बारे में नहीं की थी, वरना उनको ये प्रॉब्लम रियलाइज़ हो जाती। हाँ कई लोगों को ये भी प्रॉब्लम है कि ये भी मिसअलाइन से लगते हैं, ये ऊपर ये नीचे ये वाली चीज़, बट चलो वो तो ऐसी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। एक कई लोगों को डाउट था, वैसे भी एडजस्ट हो जाता है, ये देखो ऊपर हो गया ऐसे एडजस्ट कर लो। वैसे एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये है कि लोगों को यूँ लगा कि ये बजेगा कैसे, तो डिस्प्ले आ गई यहाँ पे, क्योंकि टाटा एक्चुअली इसको डिस्प्ले जैसा दिखाता है, मतलब प्रोजेक्ट करता है कि डिस्प्ले टाइप है, बट ऑब्वियसली ये डिस्प्ले नहीं है। ऊपर एक प्लास्टिक का पैनल है जिसके नीचे एक हल्की सी लाइटिंग लगी हुई है, जो कि जब गाड़ी एक्चुअली बंद होती है तो वो लाइट जो है उसके साथ में बंद हो जाती है। पर टाटा का लोगो हल्का 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 आपको उसके अंदर दिखता ही रहता है, जलता है तो लाइट जल जाती है। एयरबैग कहाँ से फटेगा लोगों ने पूछा, तो एयरबैग जो है वो ऑब्वियसली जो नॉर्मल गाड़ियाँ होती है उसमें भी ऐसे ही खुल जाता है और एयरबैग जो उसके नीचे से फटता है, यहाँ पे भी वही होगा। ये कोई कांच नहीं है जो आपके चेहरे पे आके घुस जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। हॉर्न भी यहीं से बजता है, आप चाहो तो इसके ऊपर से हॉर्न बजा सकते हो, बट इसके ऊपर से थोड़ा मुश्किल से बजता है। ये देखो मुश्किल से बजता है, यहाँ से बड़े आसानी से दब जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, ये देखो एजेस ऐसे शार्प है बाइक की अंगुली कट सकती है कुछ कुछ जगह से। आप ये होते हैं माइन्यूट चीज़ जिस पर ध्यान रखना चाहिए, बट एनीवे उस पर नहीं आते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे दी गई है पैडल शिफ्टर, जो कि रीजनरेशन लेवल जो है चेंज करने के काम आते हैं। अब ये जो है 2 बार अटक चुका है हमारे केस में, मतलब ये मैं रीजनरेशन चेंज करता हूँ वो चेंज होता है, मतलब फील होता है चेंज होता हुआ, बट वहाँ पे डिस्प्ले में जो है नहीं दिखाता है। तो ये आई थिंक डिस्प्ले की प्रॉब्लम है, बटन्स की प्रॉब्लम नहीं है। करना क्या होता है उसके बाद में ये सेटिंग्स में जाओ, वहाँ पे जाके रीसेट सिस्टम करो, दोनों स्क्रीन वगैरह रीसेट होती है तो वो रीसेट हो जाता है। टिपिकल टाटा नेक्सॉन ईवी ओनर जो है उनको पता होगा कि कई चीज़ें ऐसे ही काम करनी पड़ती है, उनको जो चेंज बंद करके काम करना पड़ता है।
उसके बाद में यहाँ पे जो है यहीं बैठे बैठे कुछ और चीज़ें, क्रूज़ कंट्रोल वगैरह जो है वो बढ़िया काम करता है। जो डिस्प्ले है वो एक्चुअली फैंटास्टिक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा रेजोल्यूशन है उसका। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जो है वहाँ पे दिखता है। कुछ कुछ जगह पे ब्लाइंड स्पॉट, मतलब जब ये मॉनिटर जो है वो उतना ज़्यादा बढ़िया तो नहीं है, बट ठीक है, फिर भी काम आ रहा है। मतलब इट्स नॉट द क्वालिटी जो इशू है, क्वालिटी तो ठीक ही है उसकी, बट ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन जो है इसका वो थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, तो वो एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर है। उसके बाद में एक चीज़ पता नहीं अभी होगा या नहीं होगा, ये जो अभी तो नहीं हो रहा, बट इसका ये टिक 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 इनकन्सिस्टेंट है, कभी कभी टिक टिक ऐसे भी हो जाता है बीच बीच में। बट एनीवे वो ऐसा कोई मतलब बड़ी चीज़ नहीं है बात करने लायक। हाँ, बड़ी चीज़ ये है कि ये स्टीयरिंग पकड़ते वक्त जो है अभी भी थोड़े थोड़े दूर है इंडिकेटर और इसके कंट्रोल्स। आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प मिलता है, बढ़िया काम करता है। हेडलाइट एडजस्टमेंट यहाँ से मिलता है, हेडलाइट जो है रात में भी अच्छी खासी ब्राइट है, जो कि अच्छी बात है इस गाड़ी के बारे में। उसके बाद में टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट में सिर्फ आपको टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है, जो कि शायद कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद में अरे भाई हो जा, बहुत ही टाइट है यहाँ पे। उसके बाद में जो है इधर आपके पास में स्टार्ट स्टॉप बटन जो है वो मिल जाता है आपको। ये स्क्रीन बड़ी है, जी हाँ, ये जो टाटा नेक्सॉन डीजल पेट्रोल वाली है उससे बड़ी स्क्रीन यहाँ पे हो गई। 12 इंचेस की स्क्रीन जो है वो यहाँ पे हो गई है। अब टाटा ने जब प्रेजेंटेशन में बोला कि 12 इंच की स्क्रीन है, तो यार ये देखो कुत्ता पास में आता है और ये बदलने लग जाता है। गाड़ी पार्क मोड पे इसको बदलने की कहाँ जरूरत है, ये एक्चुअली भाग 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 भाग, भाई ने कर दिया काम। ये देखो मूत्र विसर्जन करते हो, लेकिन अब क्या करें। चल भाई, ये देखो पीछे मिट्टी भी डाल रहा है उस पर। अरे गाड़ी तो गंदी मत कर मेरे भाई। एनीवे अब भाग यहाँ से। ये क्या आदमी है। एनीवे देखो अभी भी मिट्टी कर रहा है वो, उसको पता ही नहीं उसने कहाँ पे किया है। एनीवे भाई अब पास मत आना वरना फिर से वीडियो डिस्टर्ब हो जाएगा। एनीवे तो यहाँ पे जो है टाटा ने जब बोला कि 12 इंच की स्क्रीन है, मुझे लगा वो गलत बोल दिया, शायद 10 इंच की स्क्रीन है, बट आई वाज सरप्राइज कि उन्होंने इलेक्ट्रिक कार जो है उसके लिए बड़ी स्क्रीन दी है। फिर उसका लॉजिक समझ में आया जब उन्होंने एक्चुअली फीचर्स गिनाना शुरू किया, और उसमें एक फीचर आया arcade.ev, जो कि एक्चुअली एक जो है आपके काइंड ऑफ प्ले स्टोर समझ लो, जिसमें कई ऐप्स है जो कि टाटा अपने आप बता देगा कि ये ऐप आपके इसमें डाउनलोड करने के लिए जो है अवेलेबल है या इसमें प्ले करने के लिए अवेलेबल है। Amazon प्राइम फॉर एग्जाम्पल इन्होंने इंस्टॉल कर रखा है यहाँ पे, तो Amazon प्राइम खोलो, ये बताएगा Amazon प्राइम क्या क्या है। आई डोंट नो हॉटस्पॉट, हाँ हॉटस्पॉट कनेक्टेड तो है, वाईफाई कनेक्टेड है। ये एक्चुअली आपको अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्ट करना पड़ेगा, जो इसके अंदर कार के अंदर इनबिल्ट जो कनेक्टिविटी आती है, जिससे आपके कनेक्टिविटी फीचर्स काम करते हैं, उससे काम नहीं करेगा। तो प्रॉब्ली हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पे हॉटस्पॉट जो है प्रॉपर्ली चल नहीं रहा है, उसकी वजह से जो है यहाँ पे मैं एक्चुअली हॉटस्पॉट निकाल के ले आता हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहीं कहीं हॉटस्पॉट रखा था भैया हमने, ये हॉटस्पॉट जो है जियो का इन्होंने दिया था, प्रॉबेबली इसमें जो है नेटवर्क नहीं आ रहा होगा, इस वजह से जो है यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। बट हाँ, यहाँ पे बेसिकली वो चलता है और उसमें आप Amazon प्राइम वगैरह देख सकते हो। अब ये ज़्यादा काम का तब है जब आप गाड़ी चार्ज कर रहे हो, तब आप देख सकते हो, जो कि एक्चुअली चलता है। अभी तो बोल रहा है कम्युनिकेशन एरर वगैरह, ये आई एम श्योर इसकी प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली प्रॉब्लम इंटरनेट की जो है कनेक्टिविटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बट हाँ, ये चीज़ें चलती है। यूट्यूब तो शायद अभी इंस्टॉल नहीं हुआ, इसलिए वो बोलेगा कि इंस्टॉल करो आप, बट आप कर सकते हो। अब ये ऐसा नहीं कि आप कोई भी ऐप सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हो, टाटा जो ऐप्स प्रोवाइड करेगा वही जो है आप कर सकते हो। एनीवे उसके बाद में एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली चलता है, बहुत बढ़िया चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। AQI दिखाता है, यानी कि इसमें फ़िल्टर जो है वो लगा हुआ है, BB रेसिंग और कई तरीके की ऐप्स आप एक्चुअली इसमें भी डाउनलोड कर सकते हो। रेस गेम वेम तो मुझे नहीं खेलने हैं। JBL मोड्स आते हैं, ये टॉप एंड में ही आएगा, जिनमें सब ऊपर आता है, 9 स्पीकर सेटअप आता है, उन्हीं में ये मोड्स वगैरह आते हैं, और ये भी एक्चुअली बढ़िया काम करते हैं। देखो म्यूजिक सिस्टम ऐसा नहीं बोलूँगा बहुत ही फैंटास्टिक है, मज़ेदार है, बट आई थिंक इस सेगमेंट में सबसे बेस्ट म्यूजिक सिस्टम जो है वो कहा जा सकता है इसका करंटली। वो चीज़ मतलब सेगमेंट इन द सेंस नॉट जस्ट इलेक्ट्रिक में, बट ओवरऑल जो सब 4 मीटर इवन बाकी की पेट्रोल डीजल गाड़ियाँ उसमें भी सबसे बेस्ट म्यूजिक सिस्टम इसका कहा जा सकता है। क्विक सेटिंग, रेडियो सेटिंग्स, शेयर माई लोकेशन, ये टाटा के जो नेविगेशन है उससे आप क्विकली अपने किसी भी चाहते बंदे को लोकेशन शेयर कर सकते हो। जो चाहता ना हो उसका ना शेयर करें, वरना आप जो है ट्रबल में आ सकते हैं। एनीवे यहाँ पे जो है जियो पेजेस वगैरह और भी कई चीज़ें दी गई है। मुझे स्क्रीन के बारे में और ज़्यादा बात करने की ऐसे इच्छा नहीं है, मुझे सिंपली ये कहना है कि स्क्रीन बहुत अच्छी है। हाँ कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ जगह अटक जाती है, कभी कभी बंद हो जाती है। इस गाड़ी के साथ में फॉर्चुनेटली मुझे अभी तक वो नहीं महसूस हुआ है। किसी और की गाड़ी में वो ज़रूर हुआ था, उनकी गाड़ी में जो है जब भी ये ब्लाइंड स्पॉट उन्होंने चलाया तो ये ग्रीन हो जा रहा था, बट हमने जब पेट्रोल डीजल में जाया था उसमें इशू आए थे। आई होप वो इशूज़ ना आए। उसके अलावा ये स्क्रीन एक्चुअली फैंटास्टिक है, और ये थोड़ी सी डिम हो जाती है ऑब्वियसली जब भी आप लाइट चलाएंगे, तो ये देखो थोड़ी सी डिम यहाँ पे हो गई है। बट एनीवे इतनी सी चीज़ें इसके बारे में, और ये विजेट लेआउट जो है बहुत सुंदर लगता है। कूडोस टू टाटा जिन्होंने एक्चुअली इस पर काम किया, उतना नहीं भी करते तो शायद ज़्यादा लोग कुछ नहीं करते, बट अब जो है काफ़ी रिफ्रेशिंग लगने लगी है। उसके बाद में जस्ट नीचे आ जाते हैं, ये है AC वेंट। अब AC वेंट की क्यों बात कर रहा हूँ मैं, एक्चुअली AC की बात करता हूँ। थोड़ा सा और नीचे अगर आप होगे तो आपको एक चीज़ रियलाइज़ होगी कि इस गाड़ी में जो है आपको यहाँ पे भी एक टच
टच पैनल जो है वो ऑफ़र किया जाता है। अब ये टच पैनल जो है यहाँ पे, ये टच पैनल जो है मतलब बेसिकली मुझे इनिशियल लगा था यार ये क्यों दिया गया, क्या सब चीज़ें हैं, काम करेगा नहीं करेगा सही से, बट इसमें एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है, जो कि मुझे अभी फील हो रही है, वो ये कि ये पैनल ग्लॉसी है और ये जल्द ही स्क्रैचेस पकड़ लेगा और बहुत बुरा शायद ये लगने लग जाएगा। वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम इसके साथ में। बट हाँ, यहाँ पे जो है आपको टेम्परेचर अप डाउन करने के लिए कंट्रोल दिए गए हैं। ऑटोमेटिक अगर आप दबाओगे तो सीधा ऑटोमेटिक जो है उस मोड पे गाड़ी चली जाएगी। फ़ैन आपको एडजस्ट करना है अपने आप से तो कर सकते हो। एक्सप्रेस कूल का बटन दिया गया है, जो कि अगर आप दबाओगे और गाड़ी ज़्यादा गर्म है तो आपका एक विंडो रोल डाउन हो जाएगी और कूलिंग होने लग जाएगी। रियर मैक्स ये सब चीज़ें आप बोल लो, पहले एक काम करो, इसको आप चुप करवा सकते हो। यहाँ पे अगर आपकी चार्जिंग गन अटक जाए, जो कि टाटा की इनिशियल ईवीज़ में बहुत प्रॉब्लम थी, तो ये जो है बटन आपके पास में अवेलेबल है, उसको दबा के आप रिलीज़ करवा सकते हो। ये आपके पास में यहाँ पे हिल डिसेंट कंट्रोल जो है वो ऑन करेगा। ये दो बटन जो है पेट्रोल डीजल वाली में नहीं थे। फॉग लैम्प का कंट्रोल यहाँ पे है, ये बूट खोलना यहाँ पे है, लॉक अनलॉक 360 डिग्री कैमरा जो है वो यहाँ पे दिया गया है। ओवरऑल दिक्कत कुछ नहीं है। ये एसी जो है उसमें थोड़ी सी दिक्कत ये है कि इसका टेम्परेचर जिस हिसाब से काम कर रहा है, आपने 26 पे सेट किया हो या आपने सेट किया हो इसको 17 पे, ये ठंडक सेम ही करता है भाई। एसी कंप्रेसर चेंज किया गया है, ठंडक करता है बट सेम ही करता है, ये वेरी नहीं करता है। कई और कंपनीज़ हैं, एक्चुअली टाटा की किसी गाड़ी में भी शायद ऐसा नहीं होता है, होंडा में नहीं होता है, आई थिंक फोक्सवागन में भी होता है नहीं होता है, आई डोंट रिमेंबर करेक्टली। पहले तो होता था, अब वाली में होता है नहीं होता है, स्कोडा 2.0 वाला, फोक्सवागन 2.0 वाले में। बट कुछ कंपनीज एक्चुअली में करती है वेरिएबल उनका टेम्परेचर होता है। यहाँ पे क्या होता है, मिक्सिंग होती है एयर की। जब आप टेम्परेचर को 28 से सेट करोगे तो मिक्सिंग हो जाएगी, या फिर हीटर चल के कूल एयर अगर बाहर है तो मिक्स होने लग जाएगी, जो कि थोड़ा सा कम मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है, स्पेशली जब बाकी कंपनीज इस पर ध्यान दे रही है। तो नहीं किया है, बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, इग्नोर की जा सकती है, इनफैक्ट मोस्टली लोगों को पता ही नहीं चलेगी। तो वो वाली बात है, ऐसा कुछ उसके बारे में मतलब मेरे ओपिनियन है। अभी फिलहाल उसके बाद में नीचे आते हैं तो एक और चीज़ चेंज हुई है, वो है ये गियर लीवर। अब गियर लीवर जो चेंज कर दिया गया मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो ज्वेल शेप है वो अच्छा लगता था देखने में, बट वो एक्चुअली अटक जाता था। कई लोगों को याद होगा मैंने शिकायत की थी कि मैं D2N करता रहता हूँ, मूव नहीं होता है, बट यहाँ पे वो सिचुएशन नहीं है। आप सिंपली करोगे वो मूव हो जाएगा आपके ब्रेक पेडल के रिस्पॉन्स पे। ब्रेक पेडल दबाना है और ये अनलॉक बटन जो है दबाए रखना है। पी दबाओगे तो पार्किंग में चल जाएगा। RNDP ये मोड यहाँ पे आपको दिए गए हैं। नीचे आप देख पा रहे हो इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक जो है वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है। ऑटो होल्ड का फंक्शन दिया गया है, बहुत ही अच्छा फंक्शन है, सारी ऑटोमेटिक गाड़ियों में होना चाहिए जो यहाँ दिया गया है। मोड्स दिए गए हैं जो कि चेंज करते ही सुनना। आप बोला ही नहीं यार, अच्छा ओ सॉरी मैं तो नाराज होने वाला था, मैं बोला कैसे नहीं, बोल ही नहीं रहा यार। मोड आवाज किसी ने ले ली है इसकी, नहीं हाँ इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। थैंक यू, ये बोल दिया यहाँ पे जो है ओके दबाऊंगा नहीं मैं। सिटी स्पोर्ट इकोनॉमी मोड दिए गए, तीनों में रेंज का फर्क आता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। ऑब्वियसली इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा, सिटी और स्पोर्ट जो है फिर उसमें कम होती जाती है। इस गियर नॉब के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है और शिफ्टिंग में अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि अटक गई हो गाड़ी। है वो पटके भी ना, पुरानी नेक्सॉन मैक्स के साथ में, नेक्सॉन प्राइम के साथ में दिक्कत थी कि मतलब वो चेंज नहीं होता था, D2N इश्यूज़ लोग उसको बोलते थे। उसके बाद में यहाँ पे जो है ये जो गड्ढा सा है, इसमें आप कुछ फ़ोन वोन रख सकते हो, उतना कन्वीनियंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक 12 वोल्ट का सॉकेट, एक USB और एक 45 वॉट का टाइप C दिया गया है। बहुत ही बढ़िया कैपेसिटी वो टाइप C की है, आई अप्रिशिएट दैट, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। हालांकि अगर आप एक्स्ट्रा फ़ोन में रखना चाहो तो वो ऐसे जो है ऐसे पड़े रहेंगे, एकदम फिट तरीके से वो नहीं आएंगे। फिट तरीके से आपके पास में यहाँ वायरलेस चार्जर जो है वो उसमें आ जाएगा। बड़ा फ़ोन है मेरा और ये एग्जैक्ट फिट बैठ रहा है। अगर आप इससे भी बड़ा कहीं से चप्पल टाइप का फ़ोन ले आए हो तो शायद वो फिट ना बैठेगा, बट ये बैठ रहा है। और जो छोटा वाला आईफोन टाइप चीज़ है, इसमें मेरा किसी का मैसेज आया हुआ है, मैं छुपा लेता हूँ, बट ये चार्जिंग नहीं शुरू, हाँ ये चार्जिंग नहीं, अभी चार्जिंग शुरू नहीं हुई। एक्चुअली ब्लर कर दूंगा मैं मैसेज, बट इसकी चार्जिंग क्यों नहीं शुरू हुई, हो जानी चाहिए, नहीं हुई, आई डोंट नो व्हाई, बट एक्चुअली अभी तक कभी फेल नहीं हुआ। ये वीडियो भी फेल हुआ है, इससे पहले ये यहाँ चल गया, ये इससे पहले कभी फेल नहीं हुआ था, काम कर रहा है हर बार अपने सही तरीके से। थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे भी है आपके पास में, जिसमें एक्चुअली ज़्यादा कुछ रखने की तो जगह नहीं है, बट आप डिसेंट कुछ चीज़ें तो रख ही सकते हो, कोई इशूज़ में नहीं होने वाला है। और ये स्लाइड होता नहीं है, आगे पीछे नहीं जाता है, बट हाँ काम का है फिर भी। ओके जी, ये तरीका सही नहीं है घुसने का, बट मैं ऐसे ही घुस गया। ड्राइव की तो हमने बात कर ली है, अब हम बात करते हैं कि पीछे से चीज़ें कैसी लग रही है। रियर सीट पे देखो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये फ्लोर ऊंचा हो गया है। जहाँ तक मेरी टेक्निकल नॉलेज मुझे याद है, ये फ्लोर टेक्निकली ऊंचा नहीं होना चाहिए क्योंकि सेम प्लेटफॉर्म पे बेस है, बट यहाँ ऊंचा लग रहा है। नेक्सॉन पेट्रोल डीजल में थोड़ा सा बेटर फील मुझे यहाँ पे आ रहा था इस सीट पे।
दैट बीइंग सेड, 5 फुट 8 इंच के लोग बैठना चाहेंगे तो यहाँ पे स्पेस बढ़िया है, आगे वाले को भी ठीक स्पेस है, यहाँ पे भी ठीक थाई सपोर्ट मिल जाएगा और नीचे भी पाँव रखने के लिए ऐसे जगह है। सीट जो है अच्छी गद्देदार है, कोई भी प्रॉब्लम उसमें नहीं है। हाँ, थोड़ा सा अगर 5 फुट से बड़े हो तो थोड़ा सा थाई सपोर्ट कम लग सकता है। उसके बाद में आर्म रेस्ट है आपके पास में, कप होल्डर है। ये बाहर से क्यों निकल रहे हैं, ऐसे क्यों लग रहे हैं कि बाहर निकल जाएंगे, एक्चुअली बाहर निकल रहे हैं सॉरी, ये थोड़ा सा ऐसे ही बने हुए हैं, बट हाँ ठीक है। एक चीज़ के लिए टाटा को मैं जो है 10 में से 100 नंबर देना चाहूँगा, वो ये कि आप किसी भी सीट पे बैठ जाओ, हर एक सीट के नीचे वेट सेंसर है। मैं किसी भी सीट का मतलब ये नहीं एक सीट यहाँ बनी हुई, एक सीट यहाँ बनी, 2 सीट। इनफैक्ट आप बीच में भी अगर बैठोगे तो बीच में जब आप बैठते हो तो मैं अभी वहाँ पे देख पा रहा हूँ कि वो उसने रिकॉग्नाइज़ कर लिया है कि बीच में कोई बैठा है। अब अगर मैं सीट बेल्ट नहीं लगाऊंगा तो बीच वाला बंदा जो है उसने सीट बेल्ट नहीं लगाया, यहाँ पे दिखाएगा और टाइम आएगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, मारुति की गाड़ियों में पता है क्या होता है, उसमें आपको ये सीट बेल्ट लगा के रखना पड़ता है। कोई बैठा हो ना बैठा हो भाई, उस गाड़ी को मतलब नहीं है। इतना वो फीचर है ना उनका, वो मतलब क्या, देखो टाटा ने तो चलो थोड़ा एडवांस काम कर दिया है। मैंने 10 में से 100 नंबर इसलिए दिए क्योंकि इन्होंने वेट सेंसर डाल दिया है। कई कंपनी सॉफ्टवेयर से भी इसको लिमिटेड करती है कि अगर किसी ने सीट बेल्ट लगा लिया और फिर खोल दिया है तो वो टाइम आती है। मारुति तो भाई साहब अलग ही, मतलब भाई कितने पैसे लग रहे थे ये सिस्टम डालने के या वेट सेंसर डालने के। एनीवे, बट ये काम बहुत अच्छा किया है। 2 हेडरेस्ट आपको यहाँ पे मिलते हैं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट जो है वो आपको मिल ही जाते हैं। एयरबैग ऑल द वे यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है एयरबैग। बाकी मैगजीन होल्डर नहीं दिया गया क्योंकि टाटा को पता चल गया है कि मैगजीन की कोई वैल्यू जो है सच बची नहीं है, फिर भी वो मैगजीन में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, मतलब एडवर्टीजमेंट वहाँ पे देते जा रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्या है। एनीवे, यहाँ पे जो है आपके पास में ये वेंट्स जो है वो भी दिए गए हैं और पीछे 45 वोल्ट का USB-C एक और दिया गया है। लगाओ इसमें अपना लैपटॉप चार्ज पे और काम करो। वैसे तो Kia EV6 में पूरा सॉकेट आता अंदर लगाने के लिए, बट लैपटॉप अगर आपको सिर्फ काम करना है तो इससे भी आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। ये बातें हैं भैया। अब Kia EV6 की बात आई तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ की भी बात कर लेते हैं, और वो बात ये है कि ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो मेटल का फ्लैप, जिसमें चार्जर जो है वो लगाया जा सकता है। यहाँ AC लग सकता है, यहाँ DC लग सकता है, DC 50 किलोवाट तक का लग सकता है। 50 मिनट में गाड़ी फुल चार्ज हो जाएगी। अगर आप AC लगाओगे, जो कि जो लार्ज रेंज वाली गाड़ी है उसमें 7.2 किलोवाट का साथ में आएगा। अगर आप मीडियम रेंज वाली है, लॉन्ग रेंज, ये तो लार्ज रेंज नहीं लॉन्ग रेंज, और मीडियम रेंज वाली है उसमें 3.3 का बंडल आएगा। तो इस गाड़ी को जो है चार्ज करने में बहुत ज़्यादा वक्त लग सकता है। बट हाँ, मतलब 7.7 के साथ में रफली 6 आवर्स लगेंगे इसको, और लोअर वाले के साथ में थोड़ा सा कम टाइम जो है लोअर रेंज वाले में लगेंगे। बट वो इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इसमें आप V2L के लिए एक डिवाइस लगा सकते हो, वो आपको 3.3 kVA का आउटपुट देगा। और अगर आप कोई दूसरी EV चार्ज कर रहे हो जो कंपेटेबल, यानी कि टाटा की नेक्सॉन ही चार्ज कर रहे हो लेट से, तो वो 5.4 तक का kVA आउटपुट दे सकता है। अब ये kVA क्यों बोल रहा हूँ मैं, किलोवाट, KW क्यों नहीं बोल रहा हूँ। किलोवाट और kVA में थोड़ा फ़र्क है। kVA एक्चुअली काइंड ऑफ टोटल इफेक्टिव आउटपुट जो है उसको दर्शाता है, तो थोड़ा सा फ़र्क होता है किलोवाट और kVA में। अब मैं उसकी अगर साइंस में घुस जाऊँगा यहाँ पे तो वीडियो बहुत ही अजीब और अलग दिशा में चला जाएगा। सच बात तो ये है कि मैंने भी 12th में पढ़ा था, मुझे याद नहीं। ऑटो हेडलैम्प एक्टिवेटेड ये लिखा हुआ आया है क्योंकि थोड़ा अंधेरा सा छा गया है, इसलिए ऑटो हेडलैम्प जो है एक्टिवेट हो गया। अभी थोड़ी देर वापस बंद हो जाएंगे क्योंकि अब उजाला छा गया है। उस टाइम पे पेड़ बीच में आ गए थे। बट एनीवे, ड्राइव कर लेते हैं और यहाँ पे बात करते हैं क्या कुछ चीज़ें हैं। और एक तो मैं नहीं भूल पा रहा हूँ कि ये बटन जो है दबता है अपने आप। मतलब मैं भूल भी जाता हूँ तो दब जाता, तो मेरे को पता चल जाता कि वो दब रहा है। एनीवे, तो यहाँ पे जो है ड्राइव वो पार्ट है जहाँ पे एक्चुअली काफ़ी चेंजेस हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सस्पेंशन में कुछ बड़े चेंजेस किए हैं, शैसी भी वही है, ऐसा नहीं है कि स्टीयरिंग में कुछ ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं, बट जो मोटर है वो चेंज कर दी गई है। तो एक तरीके से समझिए कि इंजन बदल दिया गया है। मोर और लेस मोटर अभी भी उस तरीके से काम करती है, थोड़ी सी ज़्यादा लीनियर सी हो गई, थोड़ा सा ज़्यादा मतलब ऐसा ना जो कहते हैं ना कि ईजी वो मोटर वहाँ पे हो गई है चलने वालने के हिसाब से, और थोड़ा सा फास्ट भी वो नहीं रही। मतलब 0 to 100 अभी भी अच्छे हैं 8.9 सेकेंड, और जो मीडियम रेंज है उसके साथ में 9.2 सेकेंड्स, बट फिर भी जो है उतना आउटराइट ऐसे गजब परफॉर्मेंस आपको नहीं फील होने वाली है। और ये एक्चुअली एक अच्छी बात है। कैसे अच्छी बात है कि मोटर जो है बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे नॉर्मल कार की तरह बिहेव करती है। उसमें ऐसा नहीं है कि भैया कुछ आउटराइट बहुत ही अजीब फील जो है वहाँ पे है। भैया ने रॉन्ग साइड ओवरटेक कर दिया, मुझे इंडिकेटर वो हाई बीम में ऐसा कुछ दिया भी नहीं। 70 की स्पीड लिमिट में 64 चल रहा था, चलो मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ तो मैं उधर आ ही जाता हूँ। तो मोटर जो है वो ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ही ज़बरदस्त एक्सेलरेशन वगैरह करती है, और ये बहुत बढ़िया लीनियर सी पावर डिलीवरी हो गई है। जो मल्टीपल रीजनरेशन मोड है वो भी एक्चुअली बढ़िया काम करते हैं। IV बैक जो टाटा बोलता है वो यूज़ करते हैं, और कोई भी इलेक्ट्रिक कार यूज़ नहीं करती है। आई थिंक वो पता नहीं उसकी दिक्कत है या देयर सम इशू। जैसे ही आप एक्सेलरेटर छोड़ते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक्सेलरेटर छोड़ने से, ठीक है। धीरे धीरे एक पॉइंट पे आने के बाद अचानक से जो एक्सेलरेटर का इनपुट बंद होता है और वो ब्रेकिंग सिस्टम जो शुरू होता है, रीजनरेशन शुरू होता है, वो पार्ट हल्का सा आप कह सकते हो कि उतना स्मूथनेस उसमें नहीं है।
बट अदरवाइज आप जैसे अभी सिटी मोड में हूँ मैं, लेट्स पुट दिस ऑन स्पोर्ट मोड में गाड़ी चलेगी है, और अगर आप टैप करते हो तो देयर इज पावर, बट ऐसा बहुत ज़्यादा पीछे कर देने वाला इलेक्ट्रिक वाली रश वाली पावर जो है वो नहीं आती है। बट हाँ, काफ़ी ज़्यादा जो है टाटा ने इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे कर दिया है, जो कि एक अच्छी बात इसके बारे में। सस्पेंशन भी अभी आप देख पा रहे हैं, एक्चुअली सस्पेंशन से आवाज़ नहीं आती, टायर्स बहुत अच्छे हैं, वो अच्छी चीज़ है। तो ओवरऑल सिटी विटी में चलाने के लिए तो बहुत ही परफेक्ट कार है। हाईवे पे स्टेबिलिटी कैसी है? वेल एक्चुअली हाईवे पे भी स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। मतलब हम लोग अभी 110 से ऊपर नहीं गया हूँ मैं, उसी रेंज में गया हूँ, और वहाँ पर अच्छी खासी स्टेबिलिटी के साथ चल रही है गाड़ी। हाँ, जब कोई एकदम शार्प गड्ढे में गाड़ी गिरती है तो पता चलता है कि गाड़ी में वजन है और आवाज़ जो है सस्पेंशन से वगैरह से आ जाती है। नथिंग दैट आई कैन एक्चुअली से कि वो प्रॉब्लमेटिक है। तो ये देखो एकदम से झटका जो खाया वो, क्योंकि वो उस बाइटिंग पॉइंट के पास में है मेरा पैडल, जहाँ पे मैं हल्का सा एक्स्ट्रा प्रेस करूँगा तो हट जाएगा, और हल्का सा नहीं करूँगा तो मतलब ब्रेकिंग करने लग जाएगा। तो वो थोड़ा सा अजीब सा मोशन वहाँ पे है, और उसके इतर कोई भी प्रॉब्लम ऐसा जो है वो नहीं फील हो रही है। अच्छी बात है, रीजनरेशन लेवल जो है आप यहीं से सेट कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत जो है उसमें नहीं हुई। बढ़िया रीजनरेशन लेवल 1 2 3, मैं तो 3 पे मोस्टली रख रहा था। रेंज की बात कर लेते हैं, 60% रेंज, 60% बैटरी बची है, 224 दिखा रहा है रेंज। बाकी ये एक्चुअली सच नहीं है। ये गाड़ी जिस हिसाब से हम चला रहे हैं, मोस्ट लाइकली आपको ये मान के चलिए, इट विल गिव यू अ रेंज ऑफ 270, अराउंड 270, अगर आप हाईवे या मोस्ट सिटी प्लस हाईवे या स्लो स्पीड के कम्यूट्स करते हैं। तो अगर आप लगातार हाईवे जैसे कि 100 प्लस या 100 के आसपास की हाईवे स्पीड करते हैं तो दिस विल अगेन गिव यू 260-70। बट अगर आप सिटी में चलाते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्यार से चलाने वाले लोग जो है वो 280, 285, 290 प्लस रेंज जो है वो निकाल लेंगे। तो जो लोग एक्चुअल में दिन में 200 किलोमीटर चलते हैं उन लोगों को आई थिंक ये लेनी चाहिए लॉन्ग रेंज वाली। अगर आपकी रनिंग 200 किलोमीटर कम है, 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर, तो आप मीडियम रेंज वाली भी ले सकते हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि 200 किलोमीटर चलते हैं तो आप ये 230, 270, 280, 290 चलने वाली गाड़ी लो, क्योंकि वो वाली गाड़ी भी जो है इजीली 200 से तो ऊपर चली जाएगी, मीडियम रेंज वाली भी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो कट टू कट जहाँ चलेगी, यहाँ पे आपके पास में स्टिल 60-70 किलोमीटर का मार्जिन बचेगा। हो सकता है कभी आप पूरी चार्ज ना करें, हो सकता है कभी आपको इमरजेंसी में 20-30-40 किलोमीटर ज़्यादा जाना पड़ जाए, हो सकता है कभी गाड़ी एक्चुअली मेल फंक्शन कर दे। टाटा की हमने कई गाड़ियों के साथ में देखा है कि रेंज जो है अचानक दिखाता है, ड्रॉप हो जाती है, वो चीज़ें, वो इशू देखें। इसके साथ हमें आया नहीं है, बट वो मार्जिन आप इलेक्ट्रिक कार्स के साथ में लेके चले तो ज़्यादा बेटर है। बैटरी वारंटी और वो सब चीज़ें जो है वो टाटा ने जो बताई है वो मैं करंटली यहाँ पे डिस्प्ले कर दे रहा हूँ। कोई भी ऐसी नोटवर्दी या कोई भी ऐसा शॉकिंग वाली चीज़ उस बैटरी वारंटी में नहीं है। हालांकि वारंटी के जो डीप टर्म्स है वो अभी तक आउट नहीं है, तो जब आएंगे तो उसके बारे में एक सेपरेट डिस्कशन जो है वो कर लेंगे कि भैया क्या उस वारंटी का मतलब है, क्या उसमें कंडीशंस वगैरह है। एनी विच वे आई थिंक ओवरऑल पैकेज जो है जिस हिसाब से चलने वाले में वो एक्चुअली बढ़िया ही हुआ है, एंड वो एक वेलकम मूव जो है मुझे यहाँ पे लगने लगा है। किसी भी तरीके कोई इश्यूज में ऐसा जो है मुझे हाईलाइट करने वाला वैसा कुछ है नहीं। बाय द वे आप एक चीज़ नोटिस करो, ये गाड़ी का अगर स्टीयरिंग जो है मैं सीधा रखूँ जो कि अभी है, तो ये गाड़ी थोड़ी थोड़ी टेढ़ी जा रही है। ऐसा नहीं है कि व्हील का जो है अलाइनमेंट आउट है, ये स्टीयरिंग जो है वही थोड़ा सा अलाइन सही से नहीं है। अभी देखो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब जैसे अगर मैं स्टीयरिंग को नहीं ढंग से पकड़ूँ या लूजली पकड़ लेता हूँ, नहीं पकड़ना सेफ नहीं है, तो लूजली अगर मैं पकड़ूँ तो आप देखना कि ओके शांत हो जाओ, हाँ इस वाले लेन पे आते हैं, रोड अब थोड़ी सी सीधी हो जाएगी। ये मैंने एकदम सीधा कर दिया। लूजली पकड़ूँ तो देखो स्टीयरिंग हल्का सा जो है हल्का सा टेढ़ा है, मतलब हल्का सा इस तरफ टिल्टेड है। अगर आप इसको सेंटर में रखना चाहते हो गाड़ी के सीधा सीधा चले तो आपको हल्का सा ऐसे की तरफ रखना पड़ेगा। एंड दिस इज थर्ड कार जिसमें ये हो रहा है। टाटा नेक्सॉन पेट्रोल में था, डीजल में था, अब आज जब मैं ये चला रहा हूँ अपना ईवी तो उसमें भी ऐसा टिल्टेड है। मुझे लग रहा है कोई तो है टाटा मोटर्स के टीम में, उनकी फैक्ट्री में, जो उनकी ट्रैक्टर डिवीज़न नॉट ट्रैक्टर ट्रक डिवीज़न से आता है, और वो ट्रक डिवीज़न वाला बंदा जो है वो सारी गाड़ियों में स्टीयरिंग ऐसे कर रहा है क्योंकि उसको लगता है यही सही है। इसको एक्चुअली मजाक की बात ये है, बल्कि सीरियसली ये टाटा मोटर्स को इसमें देखना चाहिए। ये छोटी मोटी चीज़ें एक्सपीरियंस थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जो है दूर कर देती है वो वाली प्रॉब्लम है। ऑल्सो आपको अगर जानना हो कि हाई स्पीड पे कैसे चलती है, मैंने वैसे तो बताया बढ़िया चलती है, मेरी बात मान जाओगे आई नो, बट फिर भी आपको अगर देखना हो तो मैं करके दिखा देता हूँ। ये 96 के आसपास चल रही है करंटली गाड़ी, और इस बीच में मैं जो है चाहता तो था ओवरटेक करना, जनाब जो है गलत लेन में गलत साइड में चले गए मेरे लिए, तो वो एक दिक्कत है। अब इस लेन में कहाँ जाऊँगा आगे, बट हाँ यही मान लो कि भैया ओवरऑल जो है बढ़िया स्पीड बढ़िया रहती है स्टेबिलिटी के मामले में।
रेंज फटाफट ड्रॉप होती है अगर ऐसा है सिचुएशन आ जाती है तो। अगर आपको जानना है कि रेंज दिखाती कितनी MID में, तो वो तो जो दिखाती हो तो छोड़ो आप यार, ये कुछ भी रेंज दिखा सकती है MID में। 204 की अभी करंटली दिखा रही है 54% बैटरी पे। दैट रफली ट्रांसलेट्स कि आप अगर आपको जो है ऐसे दिखाती रहेगी गाड़ी। और ये सिटी मोड में, अगर मैं इकोनॉमी मोड पर डाल दूँ तो ये इकोनॉमी मोड पे 211 की दिखा रही है। दैट मीन्स 400 के आसपास की रेंज MID पे दिखा देगी, बट प्रैक्टिकली जो है वो 270-80 ही चलेगी हाईवेज वगैरह पे और सिटी वगैरह पे मिला के। सिर्फ सिटी में चलाओगे तो 290 हो सकता है, अगर आप प्यार से चलाने वाले हो 300 भी चले जाए। तो भैया अब आप बोलोगे 100 बातों की एक बात बताओ, तो 100 बातों की एक बात जो है वो बता देता हूँ, वो ये कि सनरूफ से बाहर ना निकले चलती गाड़ी में। खड़ी गाड़ी में आप चाहे उसे बाहर निकलें, चाहे उसे कूद जाएं, कुछ भी कर लें, चलती गाड़ी में ये काम ना करें। और अगर आप उन पेरेंट्स में से हैं जो कि आप अपने बच्चों को अलाउ कर देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो झिक करेगा, इससे बेटर है निकल ही जाने दें, तो दिक्कत ये है कि अगर कोई अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ तो शायद वो झिक करने वाला व्यक्ति बचेगा भी नहीं। तो मतलब सीरियस बात है, समझो इसको। एनीवे, गाड़ी के बारे में सीरियस बात करते हैं। कंक्लूजन क्या है? वेल, मेरे ख्याल से देखो, गाड़ी अगेन टाटा है, सेफ़ है, 6 एयरबैग भी दे दिए हैं, चीज़ें और लोड कर दी गई है, 360 डिग्री कैमरा भी दे दिया गया, तो क्या बोला मैंने, 360 डिग्री कैमरा जो है वो भी दे दिया गया है। बट अभी भी जो है छोटे निगल्स बाकी है। जो टच स्क्रीन, जो चीज़ें नई ऐड की गई है वो 100% जो है सही से काम नहीं कर रही, उनमें भी प्रॉब्लम है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि हमने एक टाटा के प्रोडक्ट को आउटराइट आते ही 100% कंप्लीट दिखा है। वो हमेशा 80% समथिंग होता है। इट फील्स लाइक कि वो जो माइन्यूट स्केल की R&D होती है वो हमेशा कस्टमर्स पे करते हैं। सिमिलर केस इंडिया की दूसरी ब्रांड महिंद्रा के साथ में भी है। अब ये क्यों है? क्या फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स भी ऐसा करते हैं, लेकिन जब वो ग्लोबली जाते हैं तो सुधार के प्रोडक्ट ले जाते हैं, या क्योंकि वो बहुत टाइम से गाड़ी बना रहे हैं इसलिए वो बेटर है? आई डोंट नो। बट इलेक्ट्रिक व्हीकल के गेम में सारे मैन्युफैक्चरर ऑलमोस्ट सिमिलर एज के हैं, ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। और टाटा मोटर्स को अगर इंडिया में अपना वर्चस्व कायम रखना है, बना तो लेंगे शायद वो एक बार की, अगर कायम रखना है तो उनको उन छोटी छोटी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। अभी उनको ये गेम समझ में आ गया कि क्या फीचर्स देने हैं, वैसे आउटडेटेड चीज़ें नहीं लेके आ रहे हैं, डिज़ाइन वो अच्छी बना ही रहे हैं, वो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ कर रहे हैं। बट आई थिंक वो स्मॉल चीज़ें जो है, जो कि एक्चुअल में ओनरशिप एक्सपीरियंस को अफेक्ट करती है। एक बार की जब आप शायद खरीदने जाओ तो उन चीज़ों को देख के कोई भी गाड़ी ना लेने का मन नहीं बनाएगा, बट लंबे टाइम में वो अफेक्ट करती है, उन पे उनको ध्यान देना चाहिए। उम्मीद यह है कि इस गाड़ी में ज़्यादा निगल, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। उम्मीद यह है कि ये गाड़ी जो है जितनी पहले बिकती थी उससे ज़्यादा बिकेगी। उम्मीद यह है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो फ्यूचर में सेंस बनाएंगे और बिकते रहेंगे। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल थोड़ा टाइम में कोई सेंस ही ना बने, वो सब चीज़ों की उम्मीद है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे से कोई और उम्मीदें हैं कि भैया ये भी करो, ये भी ऐड करो, या फीडबैक है कुछ मेरी वीडियो के बारे में, तो बता सकते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद। सनरूफ से बाहर ना निकलिए। मैं भी अंदर चलाता हूँ बस, वैसे तो गाड़ी खड़ी है।